हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर 6 PM सेंटेंस एरर डिटेक्शन क्लास। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और उसमें 10 क्वेश्चंस होंगे जिसमें हम सेंटेंसेस में एरर देखेंगे। एज यू कैन सी, मेरी स्लाइड में यहाँ पर वह खुद ही एरर है। सेंटेंस का एस स्मॉल है, बाकी ई कैपिटल है, राइट। इसको मैं सुधारूंगा एक बार कल। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द टीम इंक्लूडिंग द कैप्टन आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द अपकमिंग टूर्नामेंट। ठीक है, अब आप लोग समझ लीजिएगा कि आप अपनी तरफ से ट्राई करिए कि व्हाट कैन बी द एरर इन दिस। हम बात कर रहे हैं द टीम। टीम इज ऑलवेज अ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स को हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है तो बात बहुत सारे लोगों की, लेकिन इट्स ऑलवेज कंसिडर्ड सिंगुलर। ठीक है, तो टीम यहाँ पे है सिंगुलर नाउन। ठीक है, द टीम इंक्लूडिंग द कैप्टन आर पार्टिसिपेटिंग वेरी हार्ड फॉर द अपकमिंग टूर्नामेंट। अब आप कंफ्यूज ये हो सकते हैं कि द टीम इंक्लूडिंग द कैप्टन की बात हो रही है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बात हो गई। तो यहाँ पे आपको हो सकता है लगे कि आर ठीक है, बट आर यहाँ पे ठीक नहीं है। आर ही यहाँ पे गलत है, बिकॉज द टीम की बात हो रही है। द टीम इज प्रैक्टिसिंग होगा। क्यों इज होगा? सिंपल सा रीज़न, क्योंकि टीम सिंगुलर नाउन की तरह माना जाता है। जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जैसे टीम हो गई या फिर ग्रुप हो गया, वो सारे सिंगुलर माने जाते हैं क्योंकि कलेक्टिव नाउन्स है वो, तो वो एक एंटिटी बन जाती है। तो यहाँ पे आएगा इज प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर दी अपकमिंग टूर्नामेंट। ठीक है, और वर्ड्स देख लेते हैं इसमें हमारे क्या क्या निकलते हैं। हार्ड हमारा यहाँ पे निकलता है एडजेक्टिव। हार्ड का वर्ब फॉर्म आपको पता है? हार्ड का वर्ब फॉर्म है हार्डन, हार्डर। ठीक है, ये सारे इसके अदर बाकी फॉर्म्स हैं। तो अगर हार्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है तो वेरी क्या होगा? एड वर्ब। ठीक है, एडवर्ब हमारा क्या हो गया? वेरी। ठीक है, तो ये सारे हमारे आ गए। इसमें गलती कहाँ पे थी? हमारे ऑप्शन बी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मी एंड माई सिस्टर वेंट टू द शॉपिंग मॉल लास्ट वीकेंड। ठीक है, मैं और मेरी सिस्टर शॉपिंग मॉल गए थे लास्ट वीकेंड। यहाँ पे सबसे पहली मिस्टेक है इस वाली लाइन में ही। ठीक है, वेंट टू द बिल्कुल ठीक है, हम गए थे, क्योंकि दो लोग मल्टीपल लोगों की बात हो रही है तो वेंट सही है, पास्ट टेंस यूज हो गया, क्योंकि लास्ट वीक की बात हो रही है तो लास्ट वीक की में हम पास्ट टेंस यूज करेंगे गो का। वर्ब कौन सा है? टू गो। ठीक है, ये बहुत इजी पार्ट्स हैं, बट लेकिन गलती यहाँ पे है। जब भी हमने ये कल की क्लास में भी सीखा था, जब भी मी प्लस अदर्स बाकी लोगों की बात होती है तो इंग्लिश में जो रूल होता है वो होता है अदर्स एंड आई। ठीक है, हमेशा इस ही ऑर्डर में आएगा। अदर्स पहले आएगा और आई बाद में आएगा। आई कभी भी पहले नहीं आता है। ये इंग्लिश के एक पोलाइटनेस के रूल्स होते हैं। तो जो करेक्ट तरीका होगा इसको लिखने का, माई सिस्टर एंड आई वेंट टू द शॉपिंग मॉल लास्ट वीकेंड। ठीक है, तो ये तीनों ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, डी भी ठीक है। गलती किस में थी? अपनी ए में। ठीक है, आई होप ये आपको रूल याद हो गया। ये कल भी हमने देखा था एक सेंटेंस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है डिस्पाइट ऑफ द ट्रैफिक जैम वी मैनेज्ड टू रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम। ठीक है, अब इसमें से देखते हैं डिस्पाइट ऑफ द ट्रैफिक जैम। एक गलती यहाँ पे है, हमने ये चीज़ भी कल देखी थी कि जब डिस्पाइट होता है
जब डिस्पाइट हम लिखते हैं तो हम उसके बाद ऑफ नहीं लगाते हैं, ठीक है। डिस्पाइट अपने में ही यूज़ होता है। डिस्पाइट की जगह अगर आपको लिखना है इन स्पाइट ऑफ, ये आप लिख सकते हो, यहाँ पे ऑफ आप लिख सकते हो, लेकिन जब डिस्पाइट लिखा जाएगा तो ऑफ नहीं लगता है, ये आपको याद रखना है। तो ये सेंटेंस में क्या होगा, ऑफ नहीं आएगा, क्या होगा, डिस्पाइट द ट्रैफिक जैम वी मैनेज्ड टू रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम, ठीक है। वी मैनेज्ड मतलब ये पास्ट टेंस की बात करी है, यहाँ पे पहले हो चुकी है उस चीज़ की बात हो रही है। ये कौन सा वर्ब है अपना, टू मैनेज, ये इसका कौन सा फॉर्म हुआ, इन्फिनिटिव, ठीक है। जब टू मैनेज करके लिखता है तो वो होता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव वर्ब्स हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमें पर्पस दिखाना होता है, ठीक है। ये सारी इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं, जैसे जैसे आप और क्लासेस देखते जाएंगे आप वो चीज़ कनेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। वी मैनेज टू, ठीक है। रीच द एयरपोर्ट, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे द ही आएगा क्योंकि हम किसी एक एयरपोर्ट पे गए थे, जिस एयरपोर्ट पे हम गए थे उसकी बात है। अगर हम रीच अ एयरपोर्ट लिख दे तो इसका मतलब अ होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। तो इनडेफिनेट मतलब एग्जैक्ट नहीं बता रहे हो आप कि किसी कौन से एयरपोर्ट पे गए, किसी भी एयरपोर्ट पे जा सकते हो। बट अगर हम अपनी बात कर रहे हैं तो हम लोग किसी स्पेसिफिक एयरपोर्ट पे गए होंगे, तो वहाँ पे लगेगा दी एयरपोर्ट, ठीक है। वी मैनेज टू दी दिल्ली एयरपोर्ट हो सकता है, बैंगलोर एयरपोर्ट हो सकता है, बॉम्बे एयरपोर्ट हो सकता है, राइट। किसी एक पर्टिकुलर पे गए थे हम, ठीक है। अब रीच का यहाँ पे रीच्ड नहीं होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी वर्ब यहाँ पे मैनेज को बना दिया है, ठीक है। वी मैनेज्ड टू रीच, अगर हम मैनेज्ड हटा दें यहाँ से तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, तो ये बनता वी रीच्ड द एयरपोर्ट ऑन टाइम, ठीक है। अगर हम वी मैनेज टू हटा देते तो सेंटेंस बनता वी रीच्ड द एयरपोर्ट ऑन टाइम। बट मैनेज लगाना यहाँ ज़रूरी क्यों हुआ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिस्पाइट ऑफ द ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक जैम होने के बावजूद हमने मैनेज किया एयरपोर्ट रीच करना टाइम पे, राइट। इसलिए यहाँ पे मैनेज लगाना इम्पोर्टेंट है। तो गलती कहाँ पे थी हमारे, ऑप्शन ए पे, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है ईच ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास हैव अ टेक्स्ट बुक फॉर द कोर्स, ठीक है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला पार्ट, ईच ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। एक्चुअली स्टूडेंट की जगह आप कुछ और भी लगा सकते हो, ईच ऑफ द बॉयज़ लगा सकते हो, ईच ऑफ द गर्ल्स लगा सकते हो, ठीक है। इसकी जगह कुछ भी आ सकता है, बट जब ईच ऑफ द की बात होगी तो ईच यहाँ पे सिर्फ वन पर्सन की बात करता है, ठीक है, हर एक में से एक। तो ईच की जब बात आएगी तो आपका जब भी आगे वर्ब यूज़ होगा वो सिंगुलर में यूज़ होगा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको ये देख के लगेगा कि स्टूडेंट है या फिर बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं तो शायद प्लूरल की बात हो रही है, लेकिन जब ईच की वो आ गया उसमें तो वहाँ पे एक इंसान की बात होगी, ठीक है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ऑलरेडी आपका सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ईच ऑफ द स्टूडेंट, इसी सेंटेंस में गलती है, क्या गलतियाँ हैं पहले हम देखते हैं। ईच ऑफ द, हम बोल रहे हैं एक बड़े में से कोई एक, तो जो उसके आगे आएगा ये हमेशा प्लूरल में होना पड़ेगा, ठीक है। ईच ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल वर्ड आएगा यहाँ पे। तो
अब यहाँ पे क्या लिखा है, अपने सेंटेंस में लिखा है स्टूडेंट, बट इसका करेक्ट होगा इसका प्लूरल, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स होगा करेक्ट, ठीक है। सिंगुलर नहीं हो सकता क्योंकि हम बात कर रहे हैं बड़े ग्रुप की। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एस आएगा, इन द क्लास हैव अ टेक्स्ट बुक। अब यहाँ पे वर्ब कौन सा आ रहा है, हैव, बट ये हैव यूज़ किया जाता है जब आप प्लूरल की बात कर रहे हो, ठीक है, मोर देन वन की बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने बताया जैसे कि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे ईच है, सिंगुलर है, वन है, ठीक है, ठीक है, वन है। तो ईच के लिए हमारा हमेशा वर्ब यूज होगा सिंगुलर फॉर्म में। तो हैव का सिंगुलर क्या होता है, हैज़, ठीक है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास हैज़ अ टेक्स्ट बुक फॉर द कोर्स, ये ठीक है, ठीक है, ये वाला पार्ट बिल्कुल ठीक है, ये वाला पार्ट भी बिल्कुल ठीक है। गलती थी यहाँ पे और यहाँ पे, तो एरर्स हमारे थे ए एंड सी में, ठीक है। आई होप आपको इनमें से कोई सा आपको मिल गया होगा एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द वेबसाइट आर वेरी यूजफुल फॉर आवर रिसर्च, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है आप इस सेंटेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या सब सर्च करना है, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि जो मेन रूल्स जहाँ पे गलतियाँ होती हैं वो होती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ठीक है। तो एरर डिटेक्शन में आपको कुछ कुछ रूल्स ही चेक करने हैं, ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली ट्राई करो उसको आंसर करने का। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला रूल चेक करना है, उसके बाद आपको वर्ब का टेंस का रूल चेक करना है, ठीक है, और उसके बाद आप जनरल प्रेपोजिशन चेक कर सकते हैं कि प्रेपोजिशन गलत है या फिर उसके अलावा ग्रामर रूल्स गलत है। तो अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को स्टार्ट करते हैं चेक करना, तो इस सेंटेंस में हमें सबसे पहले सर्च करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का, इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या बना इस सेंटेंस में, इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या है, मल्टीपल चीज़ों की बात है, बट अगेन ये सिंगुलर नाउन की तरह ही ट्रीट किया जाता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन होती तो बहुत सारी है, बट अगेन क्योंकि ये कलेक्टिव है तो ये सिंगुलर नाउन की तरह यूज़ होगा। तो इसके साथ जो भी वर्ब यूज़ होगा, अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले रूल को देखेंगे तो हमारा जो भी वर्ब यूज़ होगा वो हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है सेंटेंस में, हमें फोकस करना है इसके वर्ब पे, ठीक है। सब्जेक्ट मिल गया अपना इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द वेबसाइट, ठीक है। तो प्रोवाइडेड बाय द वेबसाइट, ठीक है, इतना पार्ट। आर, ये मिला हमारे को वर्ब, तो अब उन्होंने वर्ब लिखा है आर। आर का कौन सा वर्ब होता है, टू बी, ठीक है, बट आर हमारा प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है, टू बी का। अगर हम रूल देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, तो हमारे को इंफॉर्मेशन के साथ सिंगुलर टेंस यूज करना होगा, राइट। तो आर का सिंगुलर क्या बनता है, इज, ठीक है। तो बहुत सिंपल था, हमने रूल नंबर 1 उठाया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट ढूंढा, उसका वर्ब ढूंढा, और वहाँ से हमारे को मिस्टेक मिल गई कि ऑप्शन बी में मिस्टेक है, वेरी यूजफुल, ठीक है, फॉर आवर रिसर्च। अब आप देख सकते हैं कि यूजफुल यहाँ पे अपना हो गया एडजेक्टिव, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक है। वेरी यूजफुल हमारा हो गया एडवर्ब, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो ग्रामेटिकल रूल्स आप ऐसे चेक करते रहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसका टेंस देख लीजिए कौन सा है, उसके बाद प्रेपोजिशन, एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स के रूल्स देख लीजिए, ठीक है। तो हमारा इस सेंटेंस में ओनली मिस्टेक वाज इन ऑप्शन बी, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं कि क्लासेस हमारी 2 PM पे होती हैं। एडिटोरियल रिव्यू जो हम दी इंडियन एक्सप्रेस का करते हैं, दी इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल को हम लोग रिव्यू करते हैं।
और एरर डिटेक्शन की क्लास रोज़ 6 बजे अपलोड हो जाती है। ये दोनों क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। और ये है आपकी पूरा फ्री कोर्सेज, फ्री क्लासेस है सारी। अगर आपको और डिटेल में जानना है, अगर आपको डाउट्स क्लियर करने हैं अपने मेरे साथ कि इंग्लिश में ये नहीं समझ आया, कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, या आपको जितनी भी हम एडिटोरियल क्लासेस लेते हैं उसका कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, या आपको जितनी हमारी क्लासेस वीक में हो रही हैं उसका आपको सारे का कंटेंट पीडीएफ में वीकली चाहिए कंसोलिडेटेड, वीकली प्रैक्टिस टेस्ट मैं देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, डेली एक इंग्लिश का क्विज हम लोग करते हैं 7 PM पे। अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो हमारा इंग्लिश का फाउंडेशन सीरीज़ होता है। इंग्लिश फाउंडेशन सीरीज़ में आपको बेसिक से लेके एडवांस तक जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपकी इंग्लिश बहुत क्लियर हो जाएगी। अगर आप 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ्स करते हैं तो इसकी वैलिडिटी जो है वो है पूरी 1 साल की, ठीक है। वैलिडिटी इज़ 1 ईयर, राइट। और उसका कॉस्ट कितना है, ओनली 500 रुपीज़, ठीक है। तो 500 रुपये में आपको 1 साल में हर दिन हर हफ्ते इतना सारा कंटेंट मिल जाता है। आप मेरे साथ अपने डाउट्स भी क्लियर करवा सकते हो। तो अगर आपको इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स के बारे में चेक करना है तो ये नंबर है, इस पे आप मैसेज कीजिए, यहाँ से हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कह रहे हैं, इफ आई वॉज रिचर आई वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड एवरी ईयर। अगर मैं अमीर होता मैं पूरी दुनिया घूमता हर साल, ठीक है। हर कोई ये करना चाह रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये कंडीशनल सेंटेंस की स्टार्टिंग है, ठीक है। जब कंडीशनल स्टार्ट होता है तो आपको ज़रा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे भी जा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो पहले हम एक सब्जेक्ट देख लेते हैं सेंटेंस का क्या है, ठीक है। इफ़ आई वॉज रिचर आई वुड ट्रैवल, ठीक है। तो सब्जेक्ट तो बड़ा क्लियर है, आई है, ठीक है। मी सिंगुलर 1%, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। अब इफ़ आई वॉज रिचर आई वुड ट्रैवल, तो ये है कंडीशनल। यहाँ पे ही गलती है। क्या गलती है वो हमने कल वाली क्लास में भी देखी थी कि जब कंडीशनल सेंटेंस आता है तो वर्ब की कॉन्जुगेशन है वो बदल जाती है। तो अब जब होता है इफ़ आई डैश, जहाँ लिखा है वॉज, इफ़ आई वॉज रिचर, ठीक है। तो ये वॉज नहीं आता है, यहाँ पे आता है वर, इफ़ आई वर रिचर, ठीक है। अब रिचर की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, इफ़ आई वर ओल्डर, इफ़ आई वॉज फास्टर बोल सकते हो, इफ़ आई वॉज यंगर बोल सकते हो, ठीक है। इसकी जगह आप कोई सा भी लगा सकते हो एडजेक्टिव, कि इफ़ आई वॉज ओल्डर, इफ़ आई वॉज फास्टर, इफ़ आई वॉज यंगर, इफ़ आई वॉज रिचर, ठीक है। कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे आएगा वर, वॉज गलत है, ठीक है। तो वॉज नहीं आ सकता यहाँ पे। इफ़ आई वर रिचर, यहाँ पे आएगा वर, इफ़ आई वर रिचर आई वुड ट्रैवल, ये ठीक है। यहाँ पे आपका वर्ब क्या है, वुड, ये क्या है, फ्यूचर टेंस ऑफ विल। आई विल ट्रैवल ये कब होगा, जब आप सर्टेन हो। विल यूज होता है फॉर सर्टेन इवेंट्स, मतलब पक्की बात है, अगर पक्का। बट यहाँ पे इतनी सर्टेन बात नहीं है क्योंकि कंडीशन आ चुकी है। तो जब कंडीशन है तो आप पक्का तो नहीं बोल पाओगे, आप तो ये कंडीशन लगा रहे हो ना कि अगर मैं अमीर हूँगा तो शायद मैं चले जाऊँगा। तो इसका थोड़ा सा अनसर्टेन होता है। आई वुड कैसे लिखा है बताइए, इसका अनसर्टेन होता है आई, इसका अनसर्टेन हुआ आई वुड, ठीक है। तो यहाँ पे आई वुड ठीक है बिल्कुल। आई वुड ट्रैवल, ट्रैवल अपना इन्फिनेटिव फॉर्म में ही आएगा। अराउंड द वर्ल्ड ये भी बिल्कुल ठीक है। एवरी ईयर ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारा
इस सेंटेंस में एरर था ओनली इन ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस लास्ट 5 years विद हिज फैमिली। राइट, वो इस शहर में पिछले 5 साल से रह रहा है विद हिज फैमिली। अब हिंदी में जब ये बोल रहे हैं तो हम क्या मतलब कर रहे हैं कि वो रह रहा है और अभी भी रह रहा है। राइट, तो जब ये कंटिन्यूस एक फॉर्म चल रहा है तो ही हैज़ बीन लिविंग, ये ठीक है क्योंकि ये कंटिन्यूस फॉर्म है। तो जब कंटिन्यूस होता है, जो पास्ट से चलती हुई आ रही चीज़ है, पास्ट से चलती आ रही चीज़ है जो प्रेजेंट में भी हो रही है अभी। ठीक है, तो इट्स कंटिन्यूसली हैपनिंग। तो हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, ये हमने काफ़ी बार पढ़ लिया है रूल। अगर सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा, अगर 1 पर्सन है। अगर मैनी है तो हैव लगेगा। हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगुलर ही है क्योंकि ही की बात हो रही है, तो ही हैज़ बीन लिविंग इज करेक्ट। ठीक है, तो ही हैज़ बीन लिविंग तो बिल्कुल ठीक है इन दिस सिटी सिंस लास्ट 5 years विद हिज फैमिली। अब हमने कल एक और क्वेश्चन में ये रूल पढ़ा था कि सिंस कहाँ यूज़ होता है और फॉर कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, सिंस कहाँ यूज़ होता है और फॉर कैसे यूज़ होता है। तो अगर हम देखते हैं, सिंस यूज़ होता है कोई एक स्पेसिफिक टाइम की जब बात हो रही है। ठीक है, सिंस 1 जनवरी या फिर सिंस 2020 या फिर सिंस मार्च। बट जहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात नहीं है, स्पेसिफिक डेट की बात नहीं है, वहाँ पे हमेशा लगता है फॉर। अब ये क्या कह रहा है, फॉर लास्ट 5 years, एक जनरल टाइम की बात हो रही है। 5 years हो सकता है, 5 months हो सकता है, 5 days हो सकता है, राइट, 5 decades भी हो सकता है। तो यहाँ पे सिंस नहीं आएगा, सिंस गलत है, यहाँ पे आएगा फॉर। अब फॉर के साथ लेकिन सेंटेंस कैसे बनता है। फॉर अगर हम बोलते हैं 5 years, तो यहाँ बीच में कुछ आने की ज़रूरत नहीं है, फॉर 5 years बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर हम लास्ट लगाना चाहते हैं, फॉर द लास्ट 5 years। ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो द लास्ट है ये बता रहा है कि पिछले 5 साल, मतलब अगर 2025 चल रहा है तो यहाँ से 5 years पहले, मतलब 2020 से, ये इस 5 साल को डिफाइन कर देता है द लास्ट। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं फॉर 5 years तो ये कोई से भी 5 साल हो सकता है, ये 1995 से 2000 भी हो सकता है। ठीक है, बट जब हम बोलते हैं द लास्ट 5 years तो इट मीन्स कि ये आज से पिछले 5 साल की ही बात होगी, किसी और टाइम के 5 साल की बात नहीं हो सकती है। राइट, तो ये डिफरेंस होता है कि जब आप फॉर द लास्ट लिखते हो या फिर फॉर 5 years लिखते हो। ठीक है, तो सिंस यहाँ पे गलत है, सिंस यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फॉर। और अगर लास्ट 5 years लिखना है तो आएगा द लास्ट 5 years, या फिर आप लास्ट हटा सकते हो तो फॉर 5 years आएगा। तो हम गलती है क्या बोलेंगे, सेंटेंस में गलती है अपने है, एक पार्ट बी में भी गलती है, और अगर हम बोले कि हाँ द आना चाहिए तो पार्ट सी में भी गलती है। राइट, आई होप ये रूल्स आपको क्लियर हो गए हैं कि सिंस कब आएगा, फॉर कब आएगा, और फॉर के बाद द लास्ट कब आता है, और अगर द लास्ट के अलावा लिखना है तो वो नॉर्मल डायरेक्ट आ सकता है फॉर 5 years। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
द गवर्नमेंट along with various organizations are working to improve the infrastructure। ठीक है, सिंपली अपने को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला रूल टेस्ट कर देना है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा क्या है, दी गवर्नमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या है हमारा, गवर्नमेंट हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन्स कैसे ट्रीट किए जाते हैं, एज सिंगुलर नाउन। ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ये फ्लो आपने बना लिया, सब्जेक्ट से पकड़ा, यहाँ से आपने इसको नाउन का डिफाइन करा, नाउन से आपने देखा सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ आप सिंगुलर वर्ब बनाएंगे। तो अब सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नेक्स्ट चीज़ हमें जो ढूंढनी है वो है इस सेंटेंस का वर्ब। द गवर्नमेंट अलॉन्ग विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, इसको अब ये बीच का फिलर पार्ट है, इसको आप मान सकते हैं, इसकी कोई सब्जेक्ट चेंज करने में वैल्यू नहीं है। द गवर्नमेंट अलॉन्ग विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो अपने को वर्ब मिल गया है आर वर्किंग। ठीक है, तो हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल है, तो इस सेंटेंस में हमारा जो वर्ब है वो होना चाहिए सिंगुलर फॉर्म में, राइट। बट क्या आर सिंगुलर फॉर्म में है, नहीं, आर इज प्लूरल ऑफ द फॉर्म। तो हमें यहाँ पे इसको आर को रिप्लेस करना होगा इज से। ठीक है, तो यहाँ बनेगा द गवर्नमेंट अलॉन्ग विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस इज वर्किंग टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर। वर्किंग का ये फॉर्म बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम कंटिन्यूस चीज़ की बात कर रहे हैं कि वो काम अभी भी चल रहा है। तो जब वो बोलते हैं चल रहा है तो हम उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, राइट। इसमें सेंटेंस में कहाँ गलती थी, ये पार्ट बिल्कुल ठीक है, ये पार्ट बिल्कुल ठीक है, गलती थी इसमें, तो ये सी गलत था इसमें, राइट। बेसिक रूल्स हैं, आप इनको फॉलो करते रहिए, मोस्टली आपके सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब इस सेंटेंस में आते हैं। दे हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 2 years अगो एट दिस यूनिवर्सिटी। ठीक है, सबसे पहले एक बार हम अपना रूल चेक कर लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दे, दे क्या है, प्लूरल। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई वर्ब आ रहा होगा हमारा, तो वो वर्ब हमारा आएगा प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, ये हम एक बेसिक चेक्स करके रखते हैं। ठीक है, तो हम इस सेंटेंस में देख लेते हैं वर्ब कौन सा है, दे हैव बीन स्टडीइंग। ठीक है, तो हमारा वर्ब कौन सा चल रहा है यहाँ पे, हैव। हैव प्लूरल फॉर्म है, तो वर्ब की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्योंकि हम कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो हैव बीन स्टडीइंग बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इंग्लिश फॉर, अब देखिए हमने लास्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि फॉर कैसे यूज़ होता है। अगर हम द लास्ट लिखेंगे उसके बाद तो इस फॉर्म में आएगा, नहीं तो डायरेक्टली टाइम हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश फॉर 2 years, ये पार्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगो आ गया इसमें, एट दिस यूनिवर्सिटी। तो अगो की बात करनी गलत है, क्योंकि हाँ, तो यहाँ पे अगो आ गया, लेकिन अगो क्यों गलत है, क्योंकि दे हैव बीन स्टडिंग की बात हो रही है, मतलब पहले पढ़ रहे थे और अब भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, पास्ट में भी चल रहा है और प्रेजेंट में भी पढ़ रहे हैं। लेकिन अगो क्या होता है, अगो तो हमेशा पास्ट को डिफाइन करता है, राइट, कि अगो मतलब कोई पुरानी बात है। अगो में प्रेजेंट तो इंक्लूड नहीं होता है, तो यहाँ पे अगो नहीं आ सकता है। अगर अगो चाहिए था कि दे स्टडीड इंग्लिश 2 years अगो, ठीक है, अगर अगो रखना है तो हमें पास्ट की बात करनी होगी, हमारा जो वर्ब होगा वो भी पास्ट टेंस में ही जाना पड़ेगा। तो हमारा जो वर्ब है स्टडीइंग, स्टडीइंग हमारा पास्ट में बन जाता है
स्टडीड। ठीक है, तो आपका ये वर्ड जो है ये भी वर्ब के साथ कनेक्ट होना चाहिए, राइट? ये आपको ध्यान रखना है। तो अगो गलत है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में ये पार्ट बिल्कुल ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में चल रहा है। ये पार्ट बिल्कुल ठीक है, ये गलत था। और एट दिस यूनिवर्सिटी भी बिल्कुल ठीक है। तो गलती कहाँ पे आई इसमें? हमारी ऑप्शन सी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अपना लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क ही वेंट टू प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स। चलिए, सबसे पहले अब अपना क्लियर करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में क्या है? ही। ठीक है, ये क्या है? सिंगुलर, वन पर्सन। ठीक है, ये है हमारा सिंगुलर। तो हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हमारा वर्ब क्या है। आफ्टर ही हैड फिनिश्ड, ठीक है, हमारा वर्ब क्या है? हैड फिनिश्ड। तो हैड इज करेक्ट, सिंगुलर पे ही चलता है, क्योंकि प्लूरल में क्या होता है? अगर मैं वर्ब की कॉन्जुगेशन बोलूँ तो ही हैड, शी हैड, वी हैड और दे हैड। ठीक है, तो हैड बिल्कुल करेक्ट है, तो हैड ही आएगा यहाँ पे। ही हैड फिनिश्ड मतलब वो ख़त्म कर चुका था हिज होमवर्क। फिर आ गया ही वेंट टू प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ही वेंट टू, ये हमने कल के भी क्वेश्चन में देखा था कि जब हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि हम वहाँ कुछ क्या करने गए हैं, किसी पर्पज़ की बात हो रही है। ही वेंट देयर टू प्ले। ठीक है, तो हमेशा पर्पज़ के साथ जो उस वर्ब का इन्फिनेटिव फॉर्म है वो ही आएगा। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि इस सेंटेंस में पर्पज़ की बात हो रही है कि नहीं बात हो रही है। हाँ, तो ही वेंट टू डू व्हाट? ही वेंट टू प्ले। तो यहाँ पे क्या आएगा? सिर्फ टू प्ले आ जाएगा। ठीक है, तो टू तो ऑलरेडी लिखा है, तो यहाँ पे प्ले होगा सिर्फ। ही वेंट टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स। ठीक है, प्लेइंग होता अगर हम कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं कि ही इज़ प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, ही विल बी प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स। अगर उस एक्शन को हम खाली एक्शन की बात कर रहे हैं, बट यहाँ बोल रहा है कि वो वर्ब तो ये हो गया ही वेंट, कि वो गया था, क्या करने गया था, लेकिन कि किस एक्टिविटी के लिए गया था? ही वेंट टू प्ले। ठीक है, तो ये एक टाइम के बाद आपको काफ़ी इजी लगेगा। ही वेंट टू प्ले, इस वाले में एरर था, तो ऑप्शन सी में हमारा एरर था, राइट? हमारे सारे 10 क्वेश्चंस हो गए आज की क्लास के। एक बार देख लेते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और इनके आंसर्स आप बताइए कमेंट्स में। कल हम लोग जो 6 बजे क्लास होगी उसमें एक बार डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम थी इसमें। तो क्वेश्चन है, बाय द टाइम आई अराइव्ड एट द स्टेशन द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट। ठीक है, इसमें से ऑप्शन ए बी सी कौन सा है आप कमेंट्स में लिख दीजिए। कमेंट्स में आप लिख दीजिए 1A, 2C, 3B। ठीक है, और कल हम लोग इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, ये 3 आपके क्वेश्चंस हो गए और 2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। ये 2 क्वेश्चंस और आपको अटेम्प्ट करने हैं, राइट? चलिए, तो ये वाले क्वेश्चंस हैं हमारे जो कल की क्लास में आए थे। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें इंग्लिश में कहाँ पे एरर्स थे और किस रीज़न से, कौन सा रूल फॉलो नहीं हो रहा था। यहाँ पे मेनली हमें रूल्स पे ध्यान देना है। तो द कमेटी हैव बीन डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग। ठीक है, अब आगे का पार्ट आप छोड़ भी सकते हो क्योंकि हमारा वर्ब यहीं पे आ गया है। वर्ब के लिए हमें क्या चेक करना है? सब्जेक्ट। ठीक है, वी विल स्टार्ट विद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें? कमिटी। ठीक है, कमिटी, लेकिन अगेन आपका कलेक्टिव नाउन हो गया।
कलेक्टिव नाउन आपको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करना है, तो जो भी इसका वर्ब होगा वो सिंगुलर में ही जाएगा, वर्ब। ठीक है, अब हमें देखना है कि यहाँ पे वर्ब कौन सा यूज़ हुआ है, हैव बीन डिसाइडेड। हैव क्या है, हैव हमेशा प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि हैव इज़ ऑलवेज प्लूरल, तो हैव यहाँ पे नहीं आ सकता। हैव की जगह क्या होता है सिंगुलर में, हैज़। ठीक है, तो आपका वही ऑप्शन आ सकता है जिसमें हैज़ होगा। तो ये देख के एटलीस्ट हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। लेकिन हैज़ के आगे भी हम देख लेते हैं कि हैज़ बीन डिसाइडेड नहीं हो सकता है। तो अगर बीन लगाना है तो डिसाइडिंग होगा। हमने देखा था ना, बीन अगर हैव हैज़ प्लस बीन होता है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म उसके साथ ही आता है। तो क्योंकि यहाँ डिसाइडेड है तो हमारा बीन ऑप्शन गलत है। तो हैड बीन भी नहीं हो सकता, हैड बीन डिसाइडिंग भी गलत है, हैव डिसाइडेड भी गलत है। तो हमारा हैज़ डिसाइडेड ही यहाँ पे सही ऑप्शन बनता है। अगर हम देखें तो हैड बीन डिसाइडिंग क्या यहाँ पे फिट हो सकता है? क्या हम बोल सकते हैं द कमिटी हैड बीन डिसाइडिंग टू पोस्टपोन द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक ड्यू टू, ये पार्ट देखिए बिल्कुल इसकी वैल्यू नहीं है, ड्यू टू ये तो रीज़न हो गया। बट क्या हम बोल सकते हैं द कमिटी हैड बीन डिसाइडिंग टू पोस्टपोन द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक? ये एक तरीके से सही ऑप्शन बन सकता है। अगर आप उसको ऐसे लिखेंगे दी हैड बीन डिसाइडिंग, इसका मतलब वो डिसाइड किए जा रहे थे। इसका कोई वैसे सेंस नहीं बन रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली ये ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाय द टाइम द रेस्क्यू टीम फाइनली रीच द रिमोट विलेज द फ्लड वाटर्स हैड बीन रिसीडेड सिग्निफिकेंटली लीविंग बिहाइंड अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उठाना है। जहाँ पे भी आपको टेंस वर्ब ढूंढना है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट हमारा क्या है सेंटेंस में, देखते हैं। बाय द टाइम द रेस्क्यू टीम फाइनली रीच्ड, एक ऑप्शन आपका ये है, हो सकता है ये सब्जेक्ट हो। फाइनली रीच द रिमोट विलेज, आपको इस वाले वर्ब के लिए सब्जेक्ट ढूंढना है, राइट? ये तो हमें पता है इस वर्ब में एरर है। बाय द टाइम द रेस्क्यू टीम फाइनली रीच्ड द रिमोट विलेज, ये भी आपका एक सब्जेक्ट हो सकता है क्योंकि ये दोनों नाउन्स हैं। दी फ्लड वाटर्स, ये भी एक सब्जेक्ट हो सकता है आपका। ठीक है, 3 ऑप्शन है सब्जेक्ट होने के आपके पास। लेकिन ये जब पार्ट है बाय द टाइम द टीम रीच द रिमोट विलेज, ये यहाँ पे एंड हो चुका है। अब ये लेकिन हैड बीन रिसीडेड, ये वर्ब है रिसीडिंग। रिसीडिंग मतलब पीछे जाना। ये वर्ब किसकी बात कर रहा होगा? फ्लड वाटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अपने को मिल गया है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे? फ्लड वाटर्स। ठीक है, द फ्लड वाटर्स हैड बीन रिसीडेड सिग्निफिकेंटली। तो हैड बीन, एक तो आप सीधे देखिए कि हैड बीन रिसीडेड तो नहीं हो सकता है। अगर हैड बीन होगा तो रिसीडिंग आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये तो यहाँ पे हैड बीन रिसीडेड तो बिल्कुल ही गलत है। तो दी फ्लड वाटर्स, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है कि बाय द टाइम, कि जब तक रेस्क्यूअर्स पहुँचे थे। तो एक टाइम फ्रेम की बात हो रही है इसमें कि जब तक रेस्क्यू टीम पहुंची थी इस टाइमलाइन में। ठीक है, ये 6 घंटे के थे या जितने भी आवर्स थे, उतने में जो फ्लड का पानी था वो रिसीड हो चुका था, वो पीछे हट चुका था। तो ये एक कंटिन्यूस एक्टिविटी थी कि जितनी देर में ये चीज़ हुई उतनी देर में ये चीज़ हुई। तो यहाँ पे फ्लड वाटर्स के साथ क्या आएगा? रिसीडेड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि यार हम बोलेंगे बाय द टाइम द रेस्क्यू टीम रीच द रिमोट विलेज, अगर हम बोलते हैं द फ्लड वाटर्स रिसीडेड, तो उसका यहाँ पे मीनिंग नहीं बनेगा, क्योंकि इसका टाइम फ्रेम की बात नहीं हो रही है यहाँ पे कि ये चीज़, ये सिंपल पास्ट हो गया, राइट? कि पानी बस पीछे हटा था, लेकिन हम एक प्रीवियस इवेंट से उसको लिंक कर रहे हैं, तो रिसीडेड यहाँ पे गलत है। वॉज रिसीडिंग क्या हो सकता है यहाँ पे? अगर हम बोले यहाँ पे वॉज रिसीडिंग,
तो बाय द टाइम द रेस्क्यू टीम रीच द रिमोट विलेज द फ्लड वाटर्स वॉज रिसीडिंग सिग्निफिकेंटली। ये भी गलत है, क्योंकि ये टेंस जो है वर्ब का, वॉज रिसीडिंग मतलब हो रहा था कंटिन्यूसली, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइमलाइन की बात होगी कि जब वो टीम पहुंची थी तब तक वो काम हो चुका था। तो इसके लिए करेक्ट वर्ड क्या होगा, हैड रिसीडेड ही यहाँ पे करेक्टली आ सकता है। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने ही कनेक्शंस समझ आएंगे, क्योंकि आपको यहाँ से इस वर्ब का कनेक्शन बनाना है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं बनाना है। आई नो ये क्वेश्चंस कई बार कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस और इंडस्ट्रियल एमिशंस वी कैन एक्सपेक्ट अ नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट इन द कमिंग ईयर्स। ठीक है, ये पार्ट हमारे लिए ज़्यादा रेलिवेंट नहीं रहेगा, बिकॉज हमारा वर्ब यहीं पे आ गया है, तो हमें सब्जेक्ट से कंपेयर करना है उस चीज़ को। ठीक है, इस सेंटेंस का हमें बस ये पता चल रहा है कि वी कैन एक्सपेक्ट अ नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट इन द कमिंग ईयर्स, मतलब एक फ्यूचर की बात हो रही है। बट यहाँ पे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये कंडीशनल सेंटेंस है, कि ये डिपेंड कर रहा है कि अगर गवर्नमेंट ये काम कर देती है तो हम एक इम्प्रूवमेंट इन दी एयर क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे वर्ब कैसे डिसाइड करेंगे कि इफ़ द गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस, तो विल इम्प्लीमेंट तो कंडीशनल से क्लैश कर रहा है, ये तो हो गया कि हाँ करना ही है, बट वो कंडीशन से क्लैश कर रहा है, तो विल तो यहाँ नहीं आ सकता। इफ़ द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स आ सकता है क्या, इफ़ द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स मतलब अगर गवर्नमेंट अब ये काम कर देती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में कोई चीज़ ठीक हो जाएगी। ये वर्ब यहाँ पे फिट हो रहा है, क्योंकि कहीं पे इसका वर्ब से कंडीशन से कोई क्लैश नहीं है, और ये बात सेंटेंस अभी यही बोलना चाह रहा है कि गवर्नमेंट अगर अभी इम्प्लीमेंट कर देती है तो हमें आगे चल के एक इम्प्रूवमेंट दिखता है। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट्स यहाँ पे फिट होएगा करेक्टली। क्या वुड इम्प्लीमेंट फिट हो जाएगा, इफ़ द गवर्नमेंट वुड इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस। ठीक है, तो वुड इम्प्लीमेंट एक गलत फॉर्म बन जाएगा यहाँ पे, वो कंडीशन से, और ये ऑलरेडी फ्यूचर की बात कर रहा है, और इसमें एक और कंडीशन आ गई कि शायद वो करेंगे, क्या पता वो करेंगे कि नहीं करेंगे, तो हो सकता है, लेकिन हमने कंडीशन ऑलरेडी ले ली है। तो इफ़ द गवर्नमेंट वुड इम्प्लीमेंट गलत हो जाएगा, वुड नहीं आ सकता है, क्योंकि ये एक अनसर्टेन चीज़ की फिर से बात करने लग गया है, तो ये ऑप्शन नहीं आ सकता। क्या इज इम्प्लीमेंटिंग यहाँ पे आ सकता है, तो क्या बोल रहा है, इफ़ द गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस ऑन इंडस्ट्रियल एमिशंस। तो ये आपको लगेगा, हो सकता है पढ़ने में सुनने में ठीक लग रहा है, इफ़ द गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस, लेकिन अगर हमें प्रेजेंट की बात करनी है तो हमें इम्प्लीमेंट्स हमारा एक सिंपल प्रेजेंट का फॉर्म बन जाता है, हमें उसके कंटिन्यूस फॉर्म को यूज़ करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए ही यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट बाकी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस एंड सेटबैक्स द टीम इज परसिवियरिंग एंड हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट अवे अहेड ऑफ इट्स शेड्यूल शोकेसिंग डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे कौन सा हुआ, ये डिस्पाइट विद द टीम। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा हुआ टीम, सिंगुलर। ठीक है, इसका वर्ब क्या आ जाएगा हमारा, सिंगुलर। ठीक है, ये दोनों हमेशा सेम होने चाहिए, सिंगुलर सिंगुलर। हमारा वर्ब कौन सा है यहाँ पे, इज, जो कि सिंगुलर है। ठीक है, तो ये ठीक ही था, इज परसिवियरिंग एंड हैव कंप्लीटेड। अब यहाँ पे हमारा वर्ब में क्या आ गया, हैव। हैव क्या होता है हमारा प्लूरल, तो क्या ये गलत हो गया, हमें यहाँ पे एक तो आएगा, अगर आ रहा है तो हैज़ आएगा। ठीक है, हैज़ कंप्लीटेड अगर है, अगर हम इस ऑप्शन को लेते हैं तो हैज़ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ शेड्यूल। ठीक है, डिस्पाइट द चैलेंजेस द टीम हैज़ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ ए शेड्यूल, मतलब उनको बहुत सारे चैलेंजेस आए लेकिन उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। द टीम इज परसिवियरिंग
and has completed the project ahead of its schedule। मतलब उन्होंने अभी करा है कंप्लीट, ठीक है। हैड कंप्लीटेड मतलब पहले हो गई थी वो काम, मतलब उसका इससे रिलेशन नहीं बनेगा, मतलब वो काम पहले ही हो चुका था तो हैड आता। शोकेसिंग द डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, कंप्लीटिंग तो हो ही नहीं सकता। द टीम इज परसिवियरिंग एंड हैज़ completed and completing the project ahead of its schedule। अब ahead of its schedule की बात हो रही है, मतलब टाइम से पहले कोई चीज़ हुई है, ठीक है। तो completing नहीं आ सकता है, क्योंकि completing ahead of its schedule गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका तो मतलब है कि काम चल रहा है। अब हो सकता है पहले टाइम शेड्यूल से हो, या हो सकता है उसके बाद भी हो पाए, लेकिन यहाँ पे हैज़ completed ही करेक्ट रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, द साइंटिस्ट एक्सप्लेन्ड दैट वाटर इज बॉइल्ड एट 100 डिग्रीज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक सिंपल लॉ की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी एक्टिविटी की बात नहीं हो रही है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पानी अभी बॉयल हो रहा है, या पानी बॉयल हुआ था या होएगा, ठीक है। पानी के बॉइलिंग के एक्शन की बात नहीं हो रही है, हम एक खाली एक फैक्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो जब फैक्ट बताएंगे तो उसमें कोई पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर टेंस यूज नहीं होता है, ठीक है। सिंपली हम शुरू करते हैं अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। यहाँ पे द साइंटिस्ट एक्सप्लेन्ड दैट वाटर इज बॉइल्ड, ठीक है। अब बॉयल क्या होगा, वाटर ही होगा ना, साइंटिस्ट तो नहीं हो जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या है इस वर्ब का, वाटर। अब वाटर भी हमेशा सिंगुलर नाउन की तरह ही होगा, तो हमारा जो वर्ब है वो भी यहाँ पे सिंगुलर नाउन की तरह ही यूज होगा, ठीक है। तो द साइंटिस्ट एक्सप्लेन दैट वाटर, अब ये लॉ है, तो वॉज बॉइलिंग एक लॉ में नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका तो मतलब हो गया वो पहले बॉयल हो रहा था, लेकिन पानी तो हमेशा ही 100 डिग्रीज पे बॉयल होगा, मतलब ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर टोटल की बात हो रही है। हैड बॉइल्ड की भी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि वो फंडामेंटल प्रिंसिपल बता रहे हैं जो साइंटिस्ट है। इसका मतलब तो पहले बॉयल हुआ था, इसका भी मतलब है पहले बॉयल हो रहा था, लेकिन हम एक इनफाइनाइट लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक सिंपल वर्ब का फॉर्म आएगा बॉयल्स, तो इसकी जगह खाली आएगा दी वाटर बॉयल्स। जब आप एक कंटिन्यूस टाइम पीरियड की बात कर रहे हो कि जो प्रेजेंट में भी हो रहा था, पास्ट में भी हो रहा था, फ्यूचर में भी होगा, कोई चीज़ जो बिल्कुल एक लॉ है, बिल्कुल वहाँ पे एक सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो जाता है, राइट। आई होप आपको आज की क्लास इंफॉर्मेटिव लगी, और हम लोग डेली पूरे साल ये क्लास करेंगे। तो आप सोचिए, मतलब पूरे साल में तो आपको बहुत कुछ कितना सीखने को मिल जाएगा इससे, राइट। एंड आई होप आप लोग एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाते हैं, दैट्स द मेन गोल, राइट। कि आप इतना कुछ सीख के एग्ज़ाम क्लियर करते हैं अपने फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में, वो कितना बड़ा अचीवमेंट होगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं फॉर आवर एडिटोरियल एनालिसिस क्लास एंड फॉर द एरर डिटेक्शन क्लास।